नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से इसको पढ़ते हैं, तो इससे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे एक भी गलती नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है राष्ट्रपति के जितने भी शक्ति हैं सभी शक्तियों को कवर करेंगे और एकदम बढ़िया से उसको हम लोग समझेंगे। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, विधायिका शक्ति क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सैन्य शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग डिप्लोमेटिक शक्ति के बारे में कवर करेंगे। और बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। आपको 100% ये जो टॉपिक है ये समझ में आएगा। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास जो है कार्यपालिका शक्ति होता है। आर्टिकल 53 में हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में। केंद्र सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और ये बात जो है आर्टिकल 77 में कहा गया है। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। केंद्र सरकार के जितने कार्य होते हैं सभी कार्य के लिए जो है राष्ट्रपति का उस पर साइन और मोहर लगता है, तभी जाके वो कार्य जो है आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र सरकार के जितने कार्य हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब देखिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा से हैं। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। इसी का मतलब होता है पीएम जो है प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वो अपने पद पर बने हैं। जब चाहे तब राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे और जैसे ही वो बहुमत खोएंगे तो फिर राष्ट्रपति कहेंगे प्रधानमंत्री से कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप बहुमत खो चुके हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जो है इस्तीफा देंगे और अपने पद से हट जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी राष्ट्रपति जब कहेंगे तब उनको हटना पड़ेगा। यानी कब हटेंगे, जब बहुमत खो देंगे प्रधानमंत्री तब। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आया है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मतलब क्या होता है, हालांकि इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप फिलहाल समझिए कि जो मंत्रियों का समूह होता है उसी को मंत्रिपरिषद कहते हैं। जैसे केंद्र में आपको पता है कि बहुत सारे मंत्री हैं, तो सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अब उसमें जितने भी मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, उन सबकी नियुक्ति कोई ना कोई करता होगा। तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री से सलाह मांगते हैं कि बताइए किस किस विभाग में किस 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 व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, मतलब किस विभाग को किस व्यक्ति को दिया जाए। तो वही होता है कि मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, जो मंत्रिपरिषद होता है वह राष्ट्रपति को सलाह देता है और उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद किसी भी मुद्दे पर सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को उसको मानना ही पड़ेगा, मतलब वो मानने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन यह जो है पहले ऐसा नहीं था। मंत्रिपरिषद अगर कोई सलाह देता था राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को लगता था कि इसमें कोई खराबी है तो राष्ट्रपति उसको मना कर सकते थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया जब 1978 में, तो उसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो भी राष्ट्रपति को सलाह देगा तो वह राष्ट्रपति जो है उसको पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। लेकिन दोबारा अगर आया मंत्रिपरिषद के द्वारा वह सलाह तो फिर राष्ट्रपति जो है उसको नहीं लौटा सकते। मतलब एक बार ही उसको लौटा सकते हैं। अगर मंत्रिपरिषद को लगा कि इसमें चेंज करना चाहिए तो कर सकता है, अगर लगा कि नहीं ये सब ठीक है तो अगर दोबारा भेजेगा राष्ट्रपति के पास तो फिर राष्ट्रपति को उसको मानने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे और उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगे तो एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा जो है बिना कुछ चेंजिंग किए मंत्रिपरिषद दोबारा भेज दिया तो फिर उसको मानने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रहते हुए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है, किन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिए।
यहाँ पर जितने भी हैं इन सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे जितने भी राज्य हैं उन सब में राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता है कि उपराज्यपाल होते हैं और किसी किसी में प्रशासक होते हैं, तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भी प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 76 में इसको पढ़ना है। और भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं जिसको CAG कहते हैं, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और UPSC के जो अध्यक्ष हैं और जितने भी उसके सदस्य हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्त होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो राजदूत होते हैं, राजदूत के बारे में आपको पता है, और उच्चायुक्त होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कैबिनेट सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सेना प्रमुख जितने होते हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इन सब के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो भी सदस्य होते हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब जब इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो मंत्रिपरिषद के सलाह लेते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर इन सब की नियुक्ति करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इन सब से, तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। अब आइए हम राष्ट्रपति के विधायी शक्ति को समझते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं। अब सत्र बुलाने का मतलब क्या हुआ, तो जब नया नया लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, बहुत सारे MP यानी सांसद की नियुक्ति होती है, तो सभी सांसदों को प्रधानमंत्री को बुलाकर राष्ट्रपति जो है संबोधित करते हैं, दोनों सदनों को बुलाकर संबोधित करते हैं, तो उसी को कहा जाता है सत्र बुलाना, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको समाप्त कर देते हैं, उस सभा को समाप्त कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है सत्रावसान करना। तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो संसद के दोनों सत्र को बुलाते हैं और उसको सत्रावसान कर देते हैं, मतलब सभा को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास जो है एक और शक्ति होता है विधायी शक्ति, कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब लोकसभा को भंग कब करते हैं, तो जब लोकसभा का कार्यकाल यानी 5 वर्ष पूरा हो जाता है और नया चुनाव कराना होता है, तो जो पहले की सरकार है उसको भंग कर देते हैं, जो पहले की मंत्रिपरिषद है उसको भंग कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है लोकसभा को भंग करना, ताकि नया चुनाव कराया जाए और नया प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाए और नया नया सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाए। तो वही जो है विधायी शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति को जो है किसी भी विधेयक को लेकर 3 प्रकार की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास होता है कि वो किसी भी विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं। अब जैसे ही किसी विधेयक को स्वीकृति देंगे तो वह विधेयक कानून बन जाता है, मतलब फाइनल साइन और मोहर कर देते हैं। आपको पता है कि किसी भी विधेयक को पास करना है तो लोकसभा में पास करते हैं, राज्यसभा में पास करते हैं और उसके बाद जो है फाइनल साइन और मोहर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो राष्ट्रपति उसको देखकर अगर उनको लगता है कि यह अच्छा कानून है या अच्छा नियम है तो उस पर साइन मोहर कर देते हैं, तो फिर वो कानून बन जाता है। या फिर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता है, तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि आप इस पर जो है पुनः विचार करिए, फिर से विचार करिए और इसमें सुधार करिए। तो उसको कहा जाता है कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए पॉकेट वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति को अगर लगे कि कोई विधेयक जो है अच्छा नहीं है तो वो अपने पास ही रख सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना समय तक वो अपने पास रखेंगे। ना ही उस पर कोई पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे उसको और ना ही उसको स्वीकृति देंगे, वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो उसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो। और कितना समय तक अपने पास रखेंगे इसका कोई सीमा नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि राष्ट्रपति को जो है विधेयक को लेकर 3 प्रकार की शक्ति है कि वह स्वीकृति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अपने पास ही रख सकते हैं। तो यही राष्ट्रपति के जो है विधायी शक्ति है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है सभी तरह के बिल को लौटा सकते हैं, सभी तरह के विधेयक को लौटा सकते हैं, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको कभी भी लौटा नहीं सकते, उस पर साइन मोहर करना अनिवार्य है, मतलब वो करवे ही करेंगे। ऐसा उनको अधिकार नहीं दिया गया राष्ट्रपति को कि वो धन विधेयक को भी लौटा दे, ठीक है। धन विधेयक मतलब जिसमें पैसा पास किया जाता है उसी को, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद सत्र में नहीं रहता है। देखिए जब संसद सत्र में नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए कि
किसी भी विधेयक को पास करना है तो लोकसभा में पास करेंगे, राज्यसभा में पास करेंगे, फिर राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि सत्र में ही नहीं है संसद, ना ही लोकसभा सत्र में है, ना ही राज्यसभा सत्र में है, और किसी विधेयक को लेकर, किसी कानून को लेकर बहुत ज़रूरी है, तो उस समय क्या होगा? जब तो लोकसभा है ही नहीं, राज्यसभा है ही नहीं, तो फिर विधेयक को पास कहाँ पर कराया जाएगा? इसीलिए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं, और अध्यादेश में क्या होता है कि किसी भी विधेयक को पास कर दिया जाता है, किसी भी कानून को पास कर दिया जाता है, तो उसी को अध्यादेश कहते हैं। और यह जो है कब लाया जाता है? जब संसद सत्र में नहीं रहता है तब। ठीक है। उसके बाद देखिए, विधायी शक्ति के अंतर्गत ही राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में वो महारत हासिल होते हैं उन व्यक्तियों को, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को पहले राष्ट्रपति नामित करते थे, मनोनीत करते थे, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जैसे हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय अंग्रेज जो है यहाँ पर थे भारत में, तो यहाँ की महिलाओं से वो शादी वादी कर लिए, और उनके शरीर से जो बच्चा हुआ उसी बच्चे को जो है एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और वो बच्चे जो है यहीं पर रह गए, भारत में ही रह गए, और अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को जो है एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करें, ताकि उनके आवाज़ को दबाया ना जा सके जो एंग्लो इंडियन है। इसीलिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को पहले राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते थे, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है एंग्लो इंडियन नहीं बचे हैं देश के अंदर। ठीक है। तो ये सभी जो है विधायिकी शक्ति है राष्ट्रपति की, तो इस सभी को ध्यान रखिएगा। अब आइए हम राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर को समझते हैं, यानी वित्तीय शक्ति को। देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होता है। धन विधेयक का मतलब आप समझते हैं, जो पैसों वाला विधेयक होता है, पैसों वाला जो मामला होता है, तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति जो है वह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, यह भी हम लोग इसके पहले पढ़े। ठीक है। उसके बाद देखिए कि केंद्रीय बजट राष्ट्रपति के नाम से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट का मतलब आप समझते हैं, केंद्रीय बजट जो है हर साल प्रस्तुत किया जाता है, तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत होता है, और वित्त मंत्री के द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको पता है। उसके बाद देखिए, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण जो है राष्ट्रपति का होता है। अब देखिए, आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है? तो इसके नाम से ही क्लियर है कि जब देश के अंदर इमरजेंसी आ जाती है और उसमें जो है अत्यधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो आकस्मिक निधि से फंड निकाला जाता है। और कौन निकालते हैं? तो राष्ट्रपति निकाल कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, किसी भी विधेयक को अगर पास करना हो, जैसे धन विधेयक को पास करना हो, तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, तब जाके पास होगा। और यहाँ पर देश में इमरजेंसी है, तो ये प्रोसेस से जब गुजरेंगे तो पता चलेगा और सत्यानाश हो गया। इसीलिए आकस्मिक निधि में बहुत सारा फंड होता है, उसी में से जो है फंड निकाल कर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। जैसे मान लीजिए देश में आतंकवादी बहुत बड़ा हमला हो जाए, या फिर बाढ़ आ जाए बहुत ज़्यादा, या फिर अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप आ जाए देश के अंदर, तो उसमें बहुत सारी क्षति हो जाती है। तो उस क्षति से निपटने के लिए आकस्मिक निधि से फंड निकाला जाता है। तो तुरंत अगर इमरजेंसी हो तो आकस्मिक निधि से फंड निकालते हैं, और उस पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हर 5 साल पर वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है, और वित्त आयोग का काम होता है कि राज्य और केंद्र में करों का बंटवारा करना। राज्य में और केंद्र में क्या करता है? कर का बंटवारा करता है वित्त आयोग, और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सभी जो है राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर है, इन सबको ध्यान रखिएगा। अब ये हम राष्ट्रपति के सबसे इम्पोर्टेंट पावर को समझते हैं, न्यायिक शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, कई बार इसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। देखिए, आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को जो है न्यायिक शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। और इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति जो है वह किसी भी व्यक्ति के सजा को जो है 5 प्रकार से माफ़ कर सकते हैं। कितने प्रकार से? तो 5 प्रकार से माफ़ कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के सजा को। तो आइए हम लोग उस 5 प्रकार को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार है पूर्ण क्षमा। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के सजा को, अपराध को पूरी तरीक़ा से माफ़ कर देते हैं, पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर देते हैं, तो उसी को पूर्ण क्षमा कहा जाता है। और बिल्कुल व्यक्ति जो है वो बिल्कुल निर्दोष हो जाता है, माना जाता है कि वो किसी तरह का अपराध नहीं किया था, तो उसको पूर्ण क्षमा कहते हैं। उसके बाद है लघुकरण। इसमें क्या किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा कि किसी भी व्यक्ति के सजा के प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी नेचर बदल दिया जाता है, तो उसको लघुकरण कहते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दिया गया था न्यायालय द्वारा, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देते हैं कि जाओ अब तुमको मारा नहीं जाएगा लेकिन जीवन भर कारावास में रखा जाएगा। तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सजा की प्रकृति चेंज कर दिया गया, तो उसको लघुकरण कहते हैं। उसके बाद है परिहार। इसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति के सजा की प्रकृति को बिना बदले समय को जो है कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को 10 साल कठोर कारावास का सजा मिला था, तो उसको 5 साल कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। मतलब पहले था 10 साल और कठोरे कारावास था, अब जो है 5 साल हो गया लेकिन कठोरे कारावास है, तो प्रकृति तो उसी प्रकार है लेकिन समय को जो है चेंज कर दिया गया, तो उसको परिहार कहा जाता है। और ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है ऐसा करने का। उसके बाद है विराम। इसमें क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में विराम मिलता है, मतलब सजा में विराम दे दिया जाता है। जैसे कोई महिला अपराधी है और वह गर्भवती है, तो अब गर्भवती है तो फिर उसको सजा नहीं दिया जाएगा, तो जितना दिन तक गर्भवती रहेगी उतना दिन तक उसके सजा में विराम लगा दिया जाएगा, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। या फिर किसी अपराधी को कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो जब तक उसका बीमारी ठीक नहीं होता है तब तक उसको सजा नहीं दिया जाएगा, तो उसके सजा पर विराम लगा दिया जाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट है प्रतिलंबन। इसमें क्या किया जाता है, तो सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। जैसे देखिए किसी कैदी को फांसी की सजा हो गई है और वह दया याचिका दायर किया। अब दया याचिका की सुनवाई में समय लगेगा, इसलिए राष्ट्रपति फांसी की सजा के डेट जो है वो बढ़ा देते हैं। जैसे किसी को भी फांसी की सजा मिलती है तो वह चाहता है कि हम बच जाएं, तो उसके लिए दया याचिका देता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जब दया याचिका जाएगा तो राष्ट्रपति अपना कमेटी का गठन करेंगे, टीम बनाएंगे, उस पर विचार करेंगे, तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तब तक पता चला कि उसी बीच में उसको जो है फांसी दे दिया गया, तो फिर क्या फ़ायदा है दया याचिका का। इसीलिए जैसे ही दया याचिका अपील करता है तो उसके फांसी की सज़ा को बढ़ा दिया जाता है, मतलब समय को बढ़ा दिया जाता है, टाल दिया जाता है कि आपको जो है जब तक दया याचिका का कोई भी सुनवाई नहीं आता तब तक आपको फांसी नहीं दिया जाएगा, तो उसी को प्रतिलंबन कहा जाता है। ठीक है। तो ये सभी जो है कब प्रयोग किया जा सकता है, जब कोई अपराधी होता है उसको सज़ा सुना दिया गया रहता है तब, और वह दया याचिका करता है, तो राष्ट्रपति इनमें से किसी भी प्रकार का प्रयोग करके उसके सज़ा पर विचार करते हैं। ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ बातें इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो पांचों प्रकार का जो भी है इसको जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही लागू करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही इसका प्रयोग करते हैं, अपने से नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सिविल कोर्ट और सेना की कोर्ट दोनों की सजा को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सजा को माफ़ कर सकता है, सेना की कोर्ट की सजा की माफ़ नहीं कर सकता। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला राष्ट्रपति का पावर है सैन्य पावर, यानी मिलिट्री पावर। देखिए राष्ट्रपति जो है देश का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये तो आपको पता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। युद्ध और शांति की घोषणा जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर किसी देश से युद्ध करना है तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। अगर शांति बनाना है, मतलब युद्ध से विराम देना है, तो फिर राष्ट्रपति ही उसकी घोषणा करते हैं। और कब करते हैं, तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं तब करते हैं। ठीक है। सेना के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे थल सेना की अधिकारी की नियुक्ति करना हो, नौसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करना हो, वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करना हो, तो ये सब जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब ये हम राष्ट्रपति के डिप्लोमेटिक शक्ति को समझते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशों में राजदूत नियुक्त करता है। आपको पता है कि भारतीय राजदूत जो है विदेशों में जाते हैं तो उनको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। विदेशी राजदूतों को मान्यता देते हैं, और आपको यह भी पता है कि जो विदेशी राजदूत होते हैं वो भारत में आते हैं तो उनको मान्यता देने का काम कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं, और सरकार की सलाह पर यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जैसे भारत और किसी दूसरे देश के बीच किसी भी मुद्दे पर अगर संधि होता है तो उस पर फाइनल साइन और मोहर कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, और वो भी मंत्रिपरिषद यानी सरकार की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है। तो ये सभी थे राष्ट्रपति की जो भी पावर थी, उस सभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने सबको पढ़ा। अब जो है एक शक्ति बच जाता है आपातकालीन शक्ति, जिसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब ये जितने हम लोग पढ़े उन सब का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी वो पूछे जाने की संभावना है। अब ये हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में सभी कार्यपालिका कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के नाम से कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की। और आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को नहीं रोक सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो मैंने आपको बताया था न्यायिक शक्ति में, आर्टिकल 72 में है। और आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार से सजा माफ करने का शक्ति प्राप्त है, और किसी भी व्यक्ति के, किसी भी अपराधी के सजा को 5 तरह से माफ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 72। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस दंड को माफ, निलंबित या परिवर्तित कर सकते हैं? केवल जुर्माना, केवल कारावास, केवल मृत्युदंड या फिर सभी प्रकार के दंड? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी प्रकार के दंड को जो है राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या फिर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का वार्षिक बजट संसद में किसके नाम से प्रस्तुत किया जाता है? तो बहुत सिंपल है, राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी केंद्रीय बजट होता है वह राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है। और सबसे लास्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और बहुत सारे मंत्रियों के बारे में बताया था कि उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।